यू टू ऑल, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी का जो अभी रिसेंटली सीटेट का पेपर हुआ है 8 फरवरी को शिफ्ट 1 का। इसका जिसने भी लैंग्वेज 1 चूज़ किया था, हिंदी पेडालॉजी यानी हिंदी सब्जेक्ट चूज़ किया था, उनकी आंसर की मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ये समझ लीजिए आंसर की बता रही हूँ। हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे बाद में, सिर्फ आंसर की अपने चेक कर लीजिए। जैसे ही आपकी जैसे जो सबकी ही अपलोड होगा, जैसे ही आंसर की आएगी तब आपको एक्यूरेट आंसर पता चल जाएंगे। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट जब तक सीबीएसई की तरफ से नहीं आता तब तक इसको रेलिवेंट नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि सीबीएसई का अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, फिर भी इसको एक बार चेक कर लेना, क्योंकि हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट आपको सभी का पता है। बहुत सारे बच्चों का अच्छा होता है, बहुत सारे बच्चों का मीडियम लेवल होता है। सबसे पहले इन्होंने पैसेज दे रखा था, यानी कि गद्यांश दे रखा था, जिसको पढ़कर आंसर देना था 91 से 91। इस पैसेज को मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि इस पैसेज के मैं पढ़ चुकी हूँ। आप सभी को सिर्फ ये पैसेज को पढ़ के बिना ही हाईलाइट पॉइंट होते हैं, जिसे वो अलग से मैं करवाऊंगी जब आपका एग्जाम वगैरह कुछ भी हो जाए, जब सेकेंड टर्म आती है उसके बाद। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पैसेज को आपने पढ़ा होगा। इस पैसेज में लिखा है कि मनुष्य के जीवन की जो शुरुआती 2 वर्ष होते हैं, उसकी किताबों की कल्पना नहीं होती है। इसमें लिखा है धीरे धीरे किताबें उनके जीवन में आती है। हम किताब किसे कहेंगे? सामान्यतः तो कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जिसको लिखा और छपा जा सकता है। देखिए यहाँ पे आंसर सीधा सीधा आपको हाईलाइट पॉइंट इन्होंने पूछा कि तालपत्रों का किताब स्वरूप देने के लिए कौन से लोग लिख सकते हैं। देखिए तालपत्र जहाँ पे भी लिखा होगा वहीं से ये आंसर स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तालपत्रों को केवल वे ही लोग लिखते हैं जो लिखाई सुंदर होती है। जो लोग चित्रकारी कर सकते हैं वे चित्र बनाते हैं। इससे पहले कह रहे हैं, इससे पहले की बात है कि मिस्र में पपलाइन्स रस नामक एक पौधा था, जिससे पतला कागज बनाकर उन पर लिखा जाता था, इकट्ठा किया जाता था, तैयार किया जाता है। इस कागजों को हाईग्रोफर लिपि कहा जाता था। हाथ से लिखा जाता था। छपाई के मशीन में आविष्कार की किताबें मशीन से छपने लगी थी। तो किस लिए लिखा जाता है? हाथ से लिखने के लिए लिखा जाता था। इसका राइट ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी पूछा था, लिखावट। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही आवट जो होती है वो लिखावट होती है, पढ़ते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट है। थर्ड लिखा है 93 का, उसने बताया कि जो किताबें होती है विभिन्न क्या है? जो समस्त किताबों के बारे में होता है कि किताबें मशीन से छपती है, किताबों की कोई कल्पना नहीं होती, किताबी शुरुआती तौर में ताल के पत्रों पर लिखकर बांधे। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें भिन्न है, जो बिल्कुल राइट बैठता है। अब उन्होंने कहा कि जो बहुत ही ईजी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, पतले कागजों पर किस लिपि में लिखा गया था, ये आप सभी को पता है, हाईरोग्रा लाइफ में लिखा गया था। और इसका अगला क्वेश्चन है, किन लोगों को ताल पत्रों की चित्रकारी करने का काम मिला था? चित्रकारी का काम करते को ना सुंदर लिखा, बहुत सुंदर लिखावट भी नहीं आएगा। इसका 95 का जो आंसर आएगा उसमें आएगा कि छपाई का काम करते थे या क्या आते थे, जिनकी चित्रकारी बहुत ही सुंदर होती थी। ठीक है, इसके आगे देख, इसके बाद 96 क्वेश्चन नंबर लिखा है कि संभवतः मनुष्य की किताब से परिचय किस अवस्था में होने लगा था? लगभग 3 वर्ष के बाद। स्टार्टिंग में ही पॉइंट में आपको लिखा था जीवन की शुरुआती 1 या 2 वर्ष के बाद। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद कौन सा समूह से भिन्न है? देखिए यहाँ पे पतले पतले धीरे धीरे बहुत ही ईजी दे रखा था हिंदी पैडोलॉजी, और ऊंचे नीचे क्योंकि इसमें अपोजिट बता रखा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है शब्दकोश के अनुसार किताब का सबसे पहला स्वरूप क्या था? सबसे पहले स्वरूप आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मिस प्रिंट हो रखा है, 98 का है। ठीक है, 98 में लिखा हुआ है कि ताल के पत्रों की जो थी लिखावट किताबी थी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको लिखा है पपाई रस का जो पौधा होता है वो किस में काम आता है? वो पतले कागज बनाने के लिए काम आता है। ये तो बहुत ही ईजी था। पैराग्राफ अगर नहीं भी पढ़ते तो भी आंसर दे देते, इतना ईजी पेपर आया था। ठीक है, इसके बाद है नीचे दिए गए पद्यांश दिए गए। ये कविता मैं पूरी नहीं पढ़ रही हूँ, और उसके बाद आंसर दे रही हूँ 100 का सीधा। ठीक है, क्योंकि कविता मैं पढ़ चुकी हूँ, तो इसका आंसर देना है कि रचनाकार ने धरती पर माता की संतान किसे कहा था? तो यहाँ पे अगर आप कविता पढ़ोगे तो पूरा ही आंसर आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। 100 का सेकेंड ऑप्शन है, समस्त मानव जाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वसुंधरा का समानार्थी बताए। इसका तो डायरेक्ट आंसर है धरा। हाँ बेटा। 102 का दे रखा है रचनाकार स्वयं को किस बात के लिए धिक्कार रहा था? 102 का जो आंसर दे रखा है वो हमारा थर्ड ऑप्शन है, धरती माँ के महत्व को ना समझ पाने के लिए। अगला है 103 में, हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, जैसी करनी वैसी भरनी है। इसका राइट आंसर रत्न प्रसवनी का मतलब होता है रत्नों को जन्म देना। उसके बाद रचनाकार के बचपन में कौन सी फसल बोई थी? समानता की फसल बोई थी। भाषण शिक्षा का कौन सा उपागम अधिगम के लिए एक आधार नींव के शब्दों और शब्द समूह की रचना करता है? इसमें व्याकरण अनुवाद विधि है। ठीक है, इसका हिंदी में अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। उसके बाद आंसर लिखा हुआ है, इसके बाद आंसर है 107 में है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत लेखन के लिए नहीं आएगा? नहीं का बताना है तो संवेद आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का 107 का सेकेंड ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आगे क्वेश्चन है 8 का, अधिगम प्रतिफल के उद्देश्य के संबंधी कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन बताने थे, विषय वस्तु जो अधिगम की तुलना में दक्षता आधारित सुगम। कई बार इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट ईजी कर होता है। यहाँ पे लिखा है भाषा की प्रयोगात्मकता होने के लिए भाषा निपुणता शिक्षार्थियों को बनाना
उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि विषय वस्तु की निपुणता के बाद इसे प्रयोग में लाने की योग्यता, विषय के उद्देश्य को सीखने और शिक्षार्थियों को सक्षम बनाना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक अध्यापक जो है कक्षा के साथ शिक्षार्थियों के द्वारा गलती के प्रतिमान या पैटर्न की पहचान करती है और अपने ही शिक्षार्थियों को इन गलतियों के प्रति जागरूक करने के लिए माह में एक बार इन पर चर्चा करती है। अध्यापिका यह बिल्कुल भी जाहिर नहीं करती कि गलतियाँ किसके द्वारा की गई। शिक्षार्थी द्वारा गलतियों का विमर्श करने के लिए कहानी इस प्रकार का अभ्यास क्या कराएंगे, पृष्ठभूमि या फीडबैक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेटा बोलो मत। विद्यालय आधारित आंकलन को विद्यालय आधारित संकलन को समुन्नत करने के लिए 2 उपयुक्त कथनों का चयन कीजिए। विद्यार्थी और अध्यापक दोनों ही स्वतः ही समुन्नत करने में अध्यापक की मदद करता है। यह विद्यालय को अपनी ओर से योजना बनाने के लिए सभ्यता जुटाता है। यह बोर्ड परीक्षा की क्षमता का हनन करता है। यह आंकलन की योजना बनाने के लिए शिक्षार्थी को सक्रिय भागीदारी के रूप में शामिल नहीं करता है। तो 1010 का जो है सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन है, बाकी 2 ऑप्शन गलत है। उसके बाद है कक्षा 7 के अध्यापक 7 वाक्यों वाली एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री पढ़ाती है। तत्पश्चात शिक्षार्थियों को अपने छोटे रूम में खेल लेते हैं। कक्षा 7 की अध्यापिका है जो 7 वाक्यों वाली एक संक्षिप्त सामग्री पढ़ाते, तब पश्चात शिक्षार्थी को सावधानी पूर्वक सुनने और जैसी अर्थ देने वाली मगर बिल्कुल ऐसी नहीं पाठ्यक्रम पुनर्सर्जित करने के लिए कहती है। तो इसका 111 का ऑप्शन है फर्स्ट, अनुच्छेद और शुक्लेख। ठीक है, राजकीय हाई स्कूल की अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका श्रीमती उषा रानी अपने ही शिक्षार्थी को दिन प्रतिदिन के उद्देश्य के लिए भाषा उपयोग और सूत्रों के उपयोग शिक्षण के माध्यम से अंग्रेजी भाषा बोलने और सीखने में मदद करती है। वह अपने शिक्षार्थियों के लिए किस प्रकार कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे 112 का जो आंसर होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा कि बुनियादी अंतर शिक्षा संप्रेक्षण की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 113 का, व्याकरण के अधिगम के से रिलेटेड संदर्भ में सर्वाधिक तरीके से प्रतिक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है। प्रतिक्रियात्मक ज्ञान का आपको बताना है कि आंसर मैं बता देती हूँ। व्याकरण नियम क्या है, कैसे प्रयोग करना है और ये जानना है। अगर व्याकरण से रिलेटेड तो इसका आंसर ये होगा, ये क्या है, नियमों को जानना और बाद में इनका प्रयोग करना नहीं है। नियम क्या है, कैसे होते हैं और उनका जानना ये जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 का, निम्नलिखित में कौन सी विद्यालय में बहुभाषिकवाद का उद्देश्य नहीं है। 114 का आंसर मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, उसका फोर्थ ऑप्शन होगा कि त्रिभाषी सूत्र के अंदर मातृभाषा, हिंदी भाषा और उसका अधिगम आता है। ठीक है, इसके बाद 115 में लिखा है कि कौन सी शैक्षिक दर्शन निम्नलिखित अनुशासन करते हैं। निर्देश पूर्व निर्धारित कामों के स्थान पर वास्तविक जीवन के प्रवेश और केस आधारित नियम का प्रयोग अधिगम परिवेश के रूप में करते हैं। तो इस 115 का आंसर होगा सेकेंड, प्राकृतवाद यानी कि नेटिविज्म। उसके बाद वे शब्द जिन्हें हम सुनने और देखने के लिए पहचानते हैं किस रूप में जानते हैं। तो 116 का जो हमारा आंसर होगा फोर्थ होगा। 117 का भाषा अर्जन अधिगम में परिकल्पना को ढाना है। 117 का जो हमारा आंसर होगा वो भी फोर्थ ऑप्शन होगा। हर तथ्य पर विश्वास करती है, मनुष्य जन्मजात भाषा का ज्ञान रखते हैं। 118 का देख लेते हैं। 118 में कह रहे हैं कि वाणी नामक विद्यार्थी किसी भी पठन सामग्री का सामान्य। उसके बाद कह रहे हैं 117 का मैंने आपको बताया था कि भाषा शिक्षण और अर्जन में कहते हैं इस तथ्य में क्या होता है, भाषा अर्जन और अधिगम में सहशिक्षा परिकल्पना का तात्पर्य यह होता है कि उसमें इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन है। तो जिसने भी फोर्थ ऑप्शन लगाया होगा वो सही होगा। वाणी नामक विद्यार्थी किसी एक पाठ्य सामग्री का सामान्य परिचय ओवरव्यू के लिए करने के लिए आलेख उस पठन को किस प्रकार देखेगा। तो इसमें यहाँ पे होगा सेंसरी और ये मतलब स्किमिंग और ये मेरा टॉपिक देखोगे, मैंने पिछले वीडियो में भी इसको समझाया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों ही। ठीक है, इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट था, मैं फोर्थ ऑप्शन लगा देती हूँ 118 का। उसके बाद 119 का है। 119 में कह रहे हैं कि कक्षा में 6 का विद्यार्थी है, राहुल व्याकरण के नियम सिखाते हुए अपने पहले सीखे गए जुड़ाव को बनाता है। तो इसमें क्या कर रहा है वो 119 में फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है इसका। ठीक है, उसके बाद है 120 में विषय अभिमुखी भाषा निवेश क्या होता है। ये आपका कौन सी थ्योरी है उससे रिलेटेड है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन होगा, क्योंकि वह भाषा निवेश पर बल देती है और भाषा को कैसे सिखाया जाए। ये आपकी अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो स्टेफिन की थ्योरी थी जिसमें उन्होंने द्वितीय भाषा को बल दिया है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मैंने सारी आंसर बता दिए। डिटेल वीडियो हम अलग से करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।